हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के टोटल डिफरेंशिएशन यानी कि संपूर्ण अवकलन का एक एग्जाम्पल देखा था। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए एक नई डेफिनेशन देखने वाले हैं जो रहेगी डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस यानी कि अस्पष्ट फलनों का अवकलन। यदि आप में से हमारी क्लास में कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो डेफिनेशन रहने वाली है वो कुछ इस प्रकार है। अस्पष्ट फलनों का अवकलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि अस्पष्ट फलन होते क्या हैं। अस्पष्ट फलन कौन से फलनों को कहा जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन जैसे कि मान लो आपको कोई एक फंक्शन ऐसा दिया गया है, आपको कोई एक फंक्शन ऐसा दिया गया है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसा दिया गया है मान लो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y। इस फंक्शन को अगर आप इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से किस में कन्वर्ट हो गया, इक्वेशन में। अगर आप इससे y की वैल्यू निकालना चाहें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर, और यहां से y कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां पे सॉरी माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा ना। यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये आपको एक फलन दिया हुआ था, फंक्शन दिया हुआ था जो x और y का था, एक्स स्क्वायर प्लस 2y। उसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो ये बना, यहां से 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से x कितना y कितना आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर कोई बोले कि इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है यानी कि अवकलन करना है, इसका अवकलन कितना आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू आएगा माइनस 2x अपॉन 2, और 2 से 2 कैंसिल होकर कितना बना देगा, माइनस एक्स। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम y की वैल्यू स्पष्ट रूप से x के पदों में लिख सकते हैं। बड़ी आसानी से y की वैल्यू को कौन से पदों में लिख दिया, x के पदों में, और उसका आसानी से क्या कर दिया, अवकलन। तो ऐसे फलन को तो कहा जाता है स्पष्ट फलन। क्या कहा जाता है, स्पष्ट फलन। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल किए हैं अवकलन के अंदर, तो वो जो फंक्शन थे वो स्पष्ट फलन थे, जिनके अंदर y एक तरफ रहता था और दूसरे वेरिएबल्स दूसरी तरफ रहते थे, और जिनका आसानी से क्या किया जा सकता था, अवकलन किया जा सकता था। अभी जो डेफिनेशन बुक वाले ने पूछी है वो किसकी पूछी है, अस्पष्ट फलन की, या फिर किसकी पूछी है, इम्प्लिसिट फंक्शन की। तो पहली बात तो ये समझ में आ गया कि स्पष्ट फलन क्या होता है, इतनी कहानी सबको समझ में आती है। किसी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल्स के पदों में स्पष्ट रूप से लिखा जा सके और उसका आसानी से क्या किया जा सके, अवकलन किया जा सके। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब मान लो आपको कोई एक फंक्शन ऐसा दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। इस फंक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो ऐसा लिखोगे, ऐसा लिखोगे। इससे एक बार के लिए आप y की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। क्या सारे x उधर चले गए या नहीं, ये x उधर जा सकता है क्या, इसको ले जाओगे, मान लो इसको ले जाने की कोशिश किए तो माइनस एक्स क्यूब माइनस का 3xy, ये y भी उधर चला गया। तो इस फंक्शन के अंदर हम y को आसानी से x के पदों के रूप में व्यक्त नहीं कर पा रहे।
हम y को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे किसके टर्म्स के अंदर, x के टर्म्स के अंदर, तो ऐसे फंक्शन कहलाते हैं अस्पष्ट फलन। क्या कहलाते हैं? अस्पष्ट फलन। और अस्पष्ट फलनों का अब क्या सीखने वाले हैं हम? अवकलन करना। अब क्या सीखने वाले हैं? उनका अवकलन कैसे किया जाता है, उनका क्या कैसे किया जाता है, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो पहले तो आपके लिए यह समझना इंपॉर्टेंट था कि अस्पष्ट फलन क्या होते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे फंक्शन अस्पष्ट फंक्शन कहलाते हैं या फिर इंप्लिसिट फंक्शंस कहलाते हैं जिसमें एक वेरिएबल्स को दूसरे वेरिएबल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट आसानी से नहीं किया जा सकता। ऐसे फंक्शन इंप्लिसिट फंक्शन या फिर क्या कहलाते हैं? अस्पष्ट फलन। अब बात आती है कि इनका फिर डिफरेंशिएशन या अवकलन कैसे किया जाए। इसके लिए आपकी बुक के अंदर एक थ्योरम दी गई है। उस थ्योरम का पहले तो हम देखने वाले हैं डेरिवेशन, कि उस थ्योरम का क्या देखेंगे? डेरिवेशन। और बाद में उस थ्योरम का यूज करते हुए इस प्रकार के फंक्शंस का हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो पेपर के अंदर जो हम थ्योरम करने वाले हैं वो पेपर के अंदर बहुत बार पूछी गई है और आगे भी उसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक है। तो पहले तो हम उस थ्योरम का प्रूफ देखने वाले हैं और आगे आने वाली क्लास के अंदर एग्जांपल्स में या फिर क्वेश्चंस में उस थ्योरम का इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो जो थ्योरम रहेगी वो कुछ इस प्रकार रहेगी। जो थ्योरम रहेगी वो कुछ इस प्रकार है। थ्योरम, if the relation f x y is equal to constant gives y implicitly as a function of x, then prove that dy upon dx is equal to minus del f upon del x upon del f upon del y, where del f upon del y is not equal to 0। आपको ये थ्योरम दी गई है और हिंदी में ये इस प्रकार से दी गई है। यदि संबंध f x y इज इक्वल टू c से y का मान x के स्पष्ट फलन के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सके तब प्रदर्शित करो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, जहां डेल एफ अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू 0। आपको ये क्या दी गई है? थ्योरम। एक बार पहले थ्योरम को समझ लेते हैं फिर इसका प्रूफ करेंगे। बुक वाला कहना चाहता है कि मैंने आपको एक इक्वेशन दी है, ऐसी एक रिलेशन दिया है आपको, ऐसा ये रिलेशन ऐसा है, इस रिलेशन के अंदर हम जो y का मान है ना उसको x के पदों के रूप में नहीं ला सकते, x के पदों के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। x के पदों के रूप में क्या नहीं किया जा सकता? प्रदर्शित। तब हमें ऐसा प्रूफ करके दिखाना है बुक वाले को, तब हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है? ऐसा। और इंग्लिश में देखना चाहो तो देख लो, बुक वाले ने कहा है कि मैंने आपको एक रिलेशन दिया है, वहां पे वो जो y है ना, y वो इंप्लिसिट है। वो y क्या है? इंप्लिसिट, यानी कि x के रूप में उसको क्या नहीं किया जा सकता? प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। और प्रदर्शित नहीं किया जा सकता तो आपको ऐसा प्रूफ करना है।
तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने हिंदी मीडियम में समझा दिया और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश मीडियम में। अब बात आती है कि इसका प्रूफ कैसे किया जाए। तो हिंदी मीडियम वाला रफ कर दें एक बार, है ना। अब मैंने आपको समझा दिया, तो इंग्लिश मीडियम से देख लेते हैं। अब देखो जरा, प्रूफ। बुक वाले ने दिया है आपको फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक सबको क्लियर है ना। ये जो फंक्शन है, मैं इस फंक्शन का एक्स के रूप में डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं, और क्या टोटल डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए मैं डीएफ अपॉन क्या निकालना चाहता हूं, डीएक्स। डीएफ अपॉन डीएक्स निकालना चाहता हूं। तो बुक वाला कहना चाहता है कि पहले एफ का एक्स के रूप में पार्शियल होगा, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, साथ ही साथ इस x का x के रूप में टोटल होगा, x के रूप में क्या होगा, टोटल, प्लस f का y के रेस्पेक्ट में कैसा होगा, पार्शियल। और y किसका फंक्शन बनेगा आगे जाके, x का, तो y का x के रेस्पेक्ट में कैसा होगा, टोटल डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा। तो हमने टोटल डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। यहां तक सबको क्लियर है क्या, एक बार यहां तक देख लो, सबको क्लियर है क्या, यहां तक सबको क्लियर है क्या। इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, df अपॉन dx इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, dx से dx कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई dy अपॉन dx। और ये इक्वेशन नंबर बन गई आपके 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर कितनी बन गई, 2। एक बार फिर से देख ले हमने क्या किया। बुक वाले ने आपको कोई फंक्शन दिया था, एफ एक्स वाई किसके इक्वल दिया था, सी। हमने टोटल डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए, यानी कि संपूर्ण अवकलन का यूज करते हुए, इससे पहले की 4 वीडियोस जो टोटल डिफरेंशिएशन के ऊपर है, यानी कि संपूर्ण अवकलन के ऊपर है, उसके अंदर मैंने टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है, उनके फॉर्मूले कैसे जनरेट किए जाते हैं, सब समझाया हुआ है। अगर किसी को ये लिखना समझ में नहीं आया तो प्रीवियस वीडियोस में जाके देखें, आपको ये समझ में आएगा। मैं एक बार फिर भी यहां पे समझाता हूं। हम df अपॉन dx निकालना चाहते हैं, तो बुक वाला कहता है कि एक काम करो, f मेरा फंक्शन है x और y का, तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो पार्शियल होगा, कैसा होगा, पार्शियल। अब x तो खुद x का ही फंक्शन है, x का है तो उसका कैसा होगा, x के रेस्पेक्ट में ऑर्डिनरी होगा, प्लस f कैसा फंक्शन है y का, x और y दोनों का है तो y के रेस्पेक्ट में कैसा होगा, पार्शियल। और अगर इसको आप सोल्व करोगे तो y x के टर्म में जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा ना, तो y का x के रेस्पेक्ट में कैसा होगा, ऑर्डिनरी। और इसको सोल्व करते हुए dx से dx कैंसिल हो गया, तो उसकी जगह रख दिया 1 और यहां तक पहुंच गए। अब इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो। इक्वेशन 1 आपको दी हुई थी समीकरण 1 से। समीकरण 1 का आप अवकलन करो x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में करने की कोशिश करोगे, x के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे कांस्टेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। तो df अपॉन dx कितना आएगा, 0। तो समीकरण 1 से मेरा df अपॉन dx कितना आने वाला है, 0, क्योंकि बराबर में कितना दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है। तो मेरा df अपॉन dx कितना आएगा, 0। और ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरी, कितनी बन गई, 3। क्या इक्वेशन 3 का मान इक्वेशन 2 में रख दे, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से मान उठा के रखोगे तो इधर तो आएगा 0, इधर आएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई, और इधर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां तक सबको क्लियर है। इसको अगर सोल्व करोगे तो कैसा आएगा, क्या, डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स। और क्या इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। क्या यही आएगा क्या, यहां पे डेल एफ अपॉन डेल वाई मेरा नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा डेल एफ अपॉन डेल वाई जीरो बन गया तो नीचे वाली टर्म अगर मेरी जीरो बन जाएगी तो ये पूरी टर्म मेरी कितनी बन जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, इनफाइनाइट। तो मेरा जो डेल एफ अपॉन डेल वाई है ना, वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो क्या ध्यान से देखो, बुक वाले ने यही पूछा था क्या,
dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई, और डेल एफ अपॉन डेल वाई मेरा कितना होना चाहिए 0। तो हमने बड़ी आसानी से इस थ्योरम को क्या कर दिया, प्रूफ। पेपर के अंदर ये थ्योरम सीधी भी पूछी जा सकती है। पेपर के अंदर अगर आपको कोई इंप्लिसिट फंक्शन दे, कोई इंप्लिसिट फंक्शन दे और बोले कि dy अपॉन dx ज्ञात करो, तो आपको वहां पे ऐसे नहीं करना है कि y को x के पदों में लेके आओ, y को x के पदों में लाने की कोशिश करो, ऐसा नहीं करना है। उस फंक्शन को एज इट इज रखो और डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करो वहां पे, और डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आप बड़ी आसानी से क्या फाइंड कर लोगे, dy अपॉन dx। तो वहां पे ऐसे मत करना कि y को x के पदों में लाने की कोशिश कर रहे हो और फिर dy अपॉन dx कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। वहां पे डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम डायरेक्ट उसका इंप्लिसिट फंक्शन का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। और इसी प्रकार ये थ्योरम यहां पे क्या होती है, फिनिश। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम, जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, इस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक तो इसका देखने वाले हैं एग्जाम्पल, इंप्लिसिट फंक्शन का dy अपॉन dx कैसे निकाला जाता है, एक तो हम ये देखने वाले हैं। साथ ही साथ ये तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया, कैसा डिफरेंशिएशन हो गया, फर्स्ट। अगर पेपर वाला बोले कि इंप्लिसिट फंक्शन का आपको सेकंड डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, यानी कि इंप्लिसिट फंक्शन का आपको क्या करना है, सेकंड डिफरेंशिएशन करना है, तो उसका सेकंड डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, इसके लिए भी आपकी बुक के अंदर एक फॉर्मूला दिया हुआ है। पहले हम उस फॉर्मूले को जनरेट करेंगे और उस फॉर्मूले का यूज करते हुए डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या निकालेंगे, डी एक्स स्क्वायर, और साथ ही फिर इससे जुड़ा हुआ एक क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास के अंदर हमने इंप्लिसिट फंक्शन क्या होता है ये देखा पहले, तो उसके बाद ये देखा कि इंप्लिसिट फंक्शनों का अगर फर्स्ट डेरिवेशन डिफरेंशिएशन करना पड़े, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करने के लिए ये थ्योरम का हमने क्या देखा, प्रूफ। तो अगले एग्जाम्पल के अंदर हम डायरेक्ट इसको इंप्लीमेंट करेंगे और इसके रिजल्ट तक पहुंचेंगे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।